हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, बट अभी हमें क्या करना है, उसको हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है पे। और इसका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पार्ट है लॉ, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो होता है लेंज लॉ पे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट नहीं करता। ठीक है, ये याद रखिए कि लेंज लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को वायोलेट नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे नहीं करता है वो समझते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो लेंज लॉ है वो है क्या। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो पोलैरिटी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो ऐसी होती है जो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है जो कि अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसी होगी कि ये अपने सामने यहां पर नॉर्थ पोल ही जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से इस पे एक रिपल्सन इसको महसूस होगा। क्या महसूस होगा? एक रिपल्सन महसूस हो, अपोज कर रहा है। देखो, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही नॉर्थ पोल दूर जाता इस कॉइल से, तो ये एक यहां पर ऐसे करंट को इंड्यूस करेगा अपने अंदर। उसकी डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि ये क्या करे, इस जाते हुए नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। यानी कि यहां पर अट्रैक्शन कब होगा? जब यहां पर एक साउथ पोल हो। तो साउथ पोल कब फॉर्म होगा? जब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन पे होगा। इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही में हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट की, अगर साउथ पोल इधर फॉर्म होना है तो ऐसे एस बनाओ, तो हमें ये जो ऐसे होंगे घुमाओ, इनको देखकर पता चल जाएगा कि जो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसी होगी। ठीक है, इधर क्लॉकवाइज होती है और इधर एंटी क्लॉकवाइज होती है जब नॉर्थ पोल फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर बात आती है कि क्या ये लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, और कैसे कर रहा है उसको देखते हैं। ये ऐसे कर रहा है कि जब इस नॉर्थ पोल को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं पास, और ये यहां पर क्या कर रहा है, एक नॉर्थ पोल को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक नॉर्थ पोल को जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि ये नॉर्थ पोल यहां पर होने की वजह से इसको महसूस हो रहा है रिपल्सन। क्या महसूस हो रहा है? रिपल्सन। तो जो भी यहां पर, मान लीजिए कि एक इंसान है, वो इंसान इस मैग्नेट को पुश कर रहा है ऐसे अंदर तरफ, तो ये इस पे वर्क कर रहा है, इसको पुश करने के लिए अगेंस्ट द रिपल्सन। तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है ना, तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस पे, और ये इधर जा रहा है, इस पे रिपल्सन महसूस हो रहा है, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये बाहर से इस पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। वही एनर्जी यहां पर जाकर ट्रांसफर होती है, वही वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, और यहां पर जो करंट होता है उसको डेवलप करता है। ठीक है, तो यहां पर ये करंट अपने आप नहीं आया, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, कैसे हुई है? ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर रिपल्सन हो रहा है। ये रिपल्सन हो रहा है तो ये इसको यहां पर एक्सटर्नल एजेंट को यहां पर वर्क करना पड़ रहा है। ये वर्क यहां पर फिर ट्रांसफर हो जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म पे। ठीक है, और फिर यहां पर ये एक क्लोज्ड लूप है, तो इस क्लोज्ड लूप में सर्कुलेटिंग ऐसे करंट लूप फॉर्म हो रहा है लगातार, और उसकी वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, ये यहां से हीट डेवलप हो रही है जो कि एनवायरनमेंट पे एस्केप हो जा रही है। तो देखिए यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, तभी यहां पर लेंज लॉ, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही निकल कर आया है। इसको अब हम थोड़ा उल्टा समझते हैं। उल्टा ऐसे समझते हैं कि अगर हमें यहां तक एनर्जी
पहुंचानी है, इसके अंदर करंट डेवलप करना है। करंट के लिए चाहिए एनर्जी, तो इसको एनर्जी सप्लाई कैसे की जाएगी? इसके लिए हम हमारे पास एक करंट ऐसा डेवलप हो कि जब हम इस नॉर्थ पोल को पास लेकर आए तो यहां पर भी क्या हो, एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से एक रिपल्सन इसको महसूस हो। तो हम क्या करेंगे, बाहर से उस पर एनर्जी लगाएंगे एक वर्क करने के लिए, जो कि यहां पर ट्रांसफर होती जाएगी और उसकी वजह से यहां पर ये जो करंट है वो बना रहेगा। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है एक्सटर्नल एजेंट से। ठीक है, तो लेंज लॉ में हमारा जो ये पूरा स्टेटमेंट है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये पास जा रहा होता और यहां पर ये नॉर्थ पोल ना फॉर्म होता, यहां पर साउथ पोल फॉर्म हो जाता। लेट अस सपोज साउथ पोल फॉर्म हो जाता। तो साउथ पोल जैसे ही फॉर्म होता, ये अपने आप इसको अट्रैक्ट करता, ये अपने आप इसको अट्रैक्ट करता, तो सिंपल यहां पर अट्रैक्ट हो जाते, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते। और अगर ऐसा होता तो यहां पर करंट क्यों डेवलप होता? क्योंकि करंट अगर डेवलप होता तो इतनी हीट लॉस होती, और अगर इतनी हीट लॉस होती तो इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी की सप्लाई मिलनी चाहिए, इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी की सप्लाई मिलनी चाहिए। और एनर्जी कोई इसको सप्लाई करने वाला फिर होता ही नहीं, कोई एनर्जी सप्लाई करने वाला होता ही नहीं, क्योंकि किसी को यहां पर वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाता नॉर्थ पोल को पास लाने में, तो ये सिंपली अपने आप इसको खींचता, और अगर ये अपने आप इसको खींचता तो किसी को बाहर से वर्क करने की जरूरत नहीं थी, तो एनर्जी कोई सप्लाई करता नहीं, एनर्जी इसके पास आती नहीं, तो भाई साहब ये करंट कहां से डेवलप हो रहा है? और करंट अगर डेवलप हो रहा है तो फिर उसकी वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? मतलब करंट तो डेवलप हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, सिर्फ एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है। तो अगर ऐसा होता कि नॉर्थ पोल है और यहां पर उसको कोई रिपल्सन महसूस नहीं होता इसको पास ले जाने में, ठीक है, अगर ऐसा होता कि कोई रिपल्सन महसूस नहीं होता तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं थी, तो एनर्जी ट्रांसफर होता नहीं, तो यहां पर फिर करंट डेवलप होता ही नहीं, यानी कि ये पूरी प्रोसेस ही हमारी क्या हो जाती, वर्क ही नहीं करती। ठीक है, तो लेंज लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही निकल कर आया है, जो कि हमें बताता है कि एक एक्सटर्नल एजेंट से करंट कैसे यहां तक डेवलप हो रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको यह याद रखना है कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट, सिंपल, एकदम सिंपल अपने याद रखने के लिए, बाकी एग्जामिनेशंस पे लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर डिफिनेशन पढ़नी होगी, बट आपको याद रखने के लिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर ईएमएफ बढ़ने की वजह से इंड्यूस हुआ होगा ईएमएफ, तो वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़े हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। समझिएगा, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉज है, क्या है, कॉज, ठीक है, वो है फ्लक्स का अगर बढ़ना, क्या है, फ्लक्स का बढ़ना। ठीक है, फ्लक्स में भी बेसिकली हम मान ले कि जो कॉइल है, कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है अगर कि मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से हुआ है, तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के घटने की वजह से ये इंड्यूस हुआ है या प्रोड्यूस मान लीजिए, तो ये ऐसा प्रोड्यूस होगा
कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स चेंज हुआ है एरिया के बढ़ने की वजह से, तो यहां पर वो अपने एरिया को घटाने की कोशिश करेगा। अगर एरिया के घटने की वजह से हुआ है तो एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर एंगल चेंज होने की वजह से हुआ, अगर एंगल बढ़ने की वजह से हुआ तो एंगल घटाने की कोशिश करेगा। अगर एंगल घटने की वजह से हुआ है तो एंगल बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ पे आई? इस तरीके से ये वर्क करता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही निकल कर आया है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमारा फॉलो करता है लेंज लॉ। ठीक है, तो बात समझ पे आई? तो ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन जो है माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, यहां पर जो माइनस साइन है आप समझ पे आ रहा होगा कि क्या है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमें यह भी चाहिए ना कि करंट किधर से किधर जा रहा है, क्योंकि हम लोग ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा है और साथ में मतलब सारे एक्सपेरिमेंट पे देखा है, बट पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे इस बात को फोकस किया गया था कि जो करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है जब हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो वो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लेंज लॉ हमारा आया, और ये लेंज लॉ से ही ये हमारा माइनस साइन यहां पर लगता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो जो भी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है उसके कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, बढ़ने की वजह से हुआ है तो घटाने की कोशिश करा हुआ, घटने की वजह से हुआ तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। सब में ऐसा होता है, चाहे बी ए थीटा किसी की भी बात हो। क्लियर? तो अब इसी चीज को हमें लेकर आगे एक एग्जाम्पल देखना है, समझना है कि कैसे क्या हमारा जो लेंज लॉ है वो वर्क करता है और कैसे यहां पर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, ये साइन याद आ रहा है आपको? ये साइन किस चीज का है? ये साइन हमारा यूज होता है डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे प्लेन ऑफ पेपर है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, मतलब कि ये अंदर जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ठीक है, यहां से ये अंदर जा रही है। ठीक है, ऐसे निकल रही है अगर प्लेन ऑफ पेपर हम देखें। ठीक है, अभी ये क्या है, एकदम ये बना हुआ है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ही एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है इस जगह पर, और इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके के लूप्स हैं। ठीक है, एक है ए बी सी डी, एक ये ए बी सी, और ये तीसरा वाला हमारा ए बी सी डी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ठीक है, ये जो बना हुआ है वो देख लिया आपने, एक रेक्टेंगुलर, एक ट्रायंगुलर और एक किसी भी शेप का हमारे पास लूप है। ठीक है, और ये कैसे है, प्लेनर लूप है, एक प्लेन में ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, उनमें कोई थिकनेस नहीं है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ और इनटू अ रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड which is directed normal to the plane of the loop away from the reader। ठीक है, ये away from the reader यानी कि मैग्नेटिक फील्ड into the plane of paper जा रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में into the plane of paper। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास तीन लूप हैं, एक रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और एक आर्बिट्ररी शेप का कोई भी है। इस पे से जैसे ये वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा ये वाला, ये जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है अंदर तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, पूरा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसके ऊपर एक जो रेक्टेंगुलर हमारा एक लूप है, प्लेनर लूप, वो क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन पे एंटर कर रहा है। एक जो ट्रायंगुलर शेप का है वो बाहर जा रहा है, जो एक आर्बिट्ररी शेप वाला है वो भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है अब डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ का इस्तेमाल करके हमें डिटरमाइन करना है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। बहुत सिंपल, क्या है ये, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कैसे, समझिए इस बात को। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस भी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपोज करे उस कॉज को जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है।
तो देखिए यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर जो लूप है वो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो इस लूप के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ या ना? पहले मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है तो पहले सिर्फ ये पोर्शन इतने में ही मैग्नेटिक फील्ड, इसको और अंदर जब ले आएंगे तो और ज्यादा एरिया पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि देखो एरिया तो नहीं चेंज हो रहा बट उस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ABCD है वो अंदर तरफ आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से चेंज इन फ्लक्स आया है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की कोशिश करेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे। तो कोई चीज घटती कैसे है? जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो देखो जो पहले से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसकी डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और जब ये लूप हमारा एंटर कर रहा है तो यहां पर इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कांस्टेंट रहे, क्या रहे? कांस्टेंट। तो एक है हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? जो यहां पर पहले से मौजूद है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से यहां पर मौजूद है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से आ रही है। ठीक है, किसकी वजह से आ रही है? इंड्यूस्ड करंट। तो देखो यहां पर ये वाला जो है अगर वैल्यू बढ़े, मान लो कि अभी ये सिर्फ पहले 1 थी और ये 0 थी, अब ये क्या हो जाए? यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, 2 हो जाए। तो यहां पर हमें इस पूरी इक्वेशन को उतना ही रखने के लिए, यहां पर 1 ही लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ना चेंज हो। यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए? -1 हो जाए। तब जाकर इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी। समझे कि देखो जिस सिचुएशन में है, जैसे अभी ये रखा हुआ है, ये अपने आप के अंदर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड रखने की कोशिश करेगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही रखने की कोशिश करेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 है और इंड्यूस्ड अभी हुई ही नहीं है, अभी रखा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है, तो ये 0 है। अब जब इसको अंदर लेके आ रहा है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड उतनी की उतनी ही रखनी है। तो ये क्या करेगा? अपने अंदर एक ऐसे करंट को जन्म देगा जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी ऐसी। ठीक है, कैसी होगी? ऐसी, यानी कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो लगाइए अपना राइट हैंड थंब रूल, प्लेस करिए थंब को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो रखिए, आप जब ऐसे रखेंगे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर में अपना थंब को ऐसे प्लेस करेंगे तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो जब हम हमारे थंब को प्लेस किया इस पे तो कर्ल्ड फिंगर्स हमें बता रही हैं कि देखो करंट ऐसे इंड्यूस होगा। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें मिल गई CDAB, या फिर कहा जाए कि ABCD। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस पे निकल कर आ गई वो क्या हो गई? ABCD। ऐसे ABCD डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर? इस वाले के लिए। सिमिलरली अब आप इस पे देखिए, यहां पर एक लूप है, ट्रायंगुलर लूप, जो कि बाहर जा रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे पास होने वाली वो डिक्रीज होगी। जो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होने की कोशिश करेगी। तो हमें क्या करना होगा? उसको उतना ही बरकरार रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐड करनी होगी। यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी पहले से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी। क्योंकि देखो यहां पर ये जब बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही? घट रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी जो बढ़ाने की कोशिश करे। क्या करे? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने, यानी कि हमें यहां पर क्या होगा? बढ़ेगी कब? जब उसी डायरेक्शन में होगी।
क्या होगी? जब उसी डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जब रखेंगे हम अपने थंब की डायरेक्शन को ऐसे, तो ये वाले जो हमारे कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी, यानी ए सी बी, ए सी बी ए, ठीक है, ये हमारा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस पे। इसी तरीके से जब ये प्लेनर हमारे पास एक लूप है और ये कि देखो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो ये जब बाहर जा रहा है इसमें क्या होगा? इसमें बताओ, इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, या कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी कि वो घटने ना दे, घटने ना दे यानी कि उस पे एड अप हो जाए, ठीक है, घट रही है तो उस पे एड अप हो जाए। एड अप कब होगी? जब सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रखिए, तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें ऐसी मिल गई, यानी ए बी सी डी ए, ये डायरेक्शन हो गई इंड्यूस्ड करंट की। क्लियर? तो ये हमारा इस तरीके से लेंज लॉ हेल्प करता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। समझ पे आई बात? तो वो जो माइनस साइन था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो लेंज लॉ से ही आता है, और लेंज लॉ का ये काम है। समझ पे आया कैसे लेंज लॉ वर्क करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर ये दी हुई है सॉल्यूशन कि कैसे क्या है, ठीक। और हमारा अब चलते हैं हम अगले उस पे, ठीक है। अब इस एग्जांपल पे देखिए, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। एक क्लोज्ड लूप है जिसको कि स्टेशनरी हेल्ड कर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल हैं जो दो परमानेंट मैग्नेट, और ये परमानेंट मैग्नेट भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट है ऐसे, दो परमानेंट मैग्नेट ऐसे, उनके नॉर्थ और साउथ पोल जो है, ठीक है, इसके बीच में एक क्लोज्ड लूप को फिक्स रख दिया गया। स्टेशनरी है, ये भी फिक्स्ड है, ये स्टेशनरी है। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? अगर मैं इन दो मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा, तो क्या यहां पर करंट इंड्यूस होगा? बताइए। अच्छा, करंट के इंडक्शन की कंडीशन क्या है? करंट कब इंड्यूस होता है? सोचना ही नहीं है ज्यादा, माइनस डी फाई बाई डी टी, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से पास होने वाला चेंज नहीं होगा तब तक हमारा जो यहां पर करंट का इंडक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? हमेशा हमें चेंज देखना है, ना कि स्टेशनरी कंडीशन में देखना है कि उस पर किसी तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा और हम कहें कि उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। वहां पर फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे उन्होंने कह दिया कि ये स्टेशनरी है और ये जो मैग्नेट्स हैं वो फिक्स्ड है, तो पोजीशन ऐसी ही है। अब यहां पर हमने चाहे जितने ही स्ट्रांग मैग्नेट यूज किए हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 टेस्ला है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू है 100 टेस्ला, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड करेगी क्या? ये तो कांस्टेंट है। जो इससे पास होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जब तक चेंज नहीं तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब उस पर क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स अगर जीरो तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो भले ही हम कितने स्ट्रांग मैग्नेट यूज कर लें
और अगर इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इस पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अब। A rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field। ठीक है, देखो ये है कि एक रेक्टेंगुलर लूप और एक सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, कहां पर जा रहे हैं? देखिए, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, जो कि मूव कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से एक फील्ड फ्री रीजन पे। मतलब कि यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये मूव जब करते हुए जा रहे हैं, यहां पर एक ऐसा रीजन है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। इस तरीके से ये भी बाहर जा रहा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, जो इनके मूव होने की वेलोसिटी है वो कितनी है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। जब ये इस फील्ड से बाहर जा रहे होंगे तो किस वाले में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो है फील्ड है वो है फील्ड नॉर्मल है इन लूप्स पे। ठीक है, तो इसको जब हमें देखना है कि कैसे होगा ये, तो इसके लिए हम लोग क्या देखें? ठीक है, इसको हम लोग क्या है, यहां पर एक रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये एक स्क्वायर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ये बाहर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v और ये भी जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या देखना होता है कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हो रहा है। ये अगर हम किसी तरीके से निकाल लें तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी है उसका हम हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि निकालना हमें क्या है, फिर जो इंफॉर्मेशन दी होगी हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट ओनली इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। अब देखो यहां पर जब ये बाहर जाएगा, जब यहां पर जाएगा तो देखिए गौर से कि ये जब बाहर निकलेगा तो पहले इतना लूप बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके आगे एक पोजीशन बनाऊं यहां से लूप के बाहर निकलने की। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे पोजीशंस बना रहा हूं इसकी दो अलग अलग, कि लूप मान लीजिए निकलकर यहां तक आ गया। ठीक है, इधर भी ऐसे ही है, ये सारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इधर ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहां पर, ये ठीक है ऐसे ये मौजूद है। ठीक, और उसके बाद ये लूप और आगे गया ऐसे, तो देखो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसका जो एरिया हर बार आगे आ रहा है फील्ड फ्री रीजन पर वो एक कांस्टेंट रेट से आ रहा है। जबकि इस केस में क्योंकि ये सर्कुलर है, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है, तो देखो पहले सेकंड पे अगर ये इतना बाहर आया, ठीक है इतना, तो अगले सेकंड पर ये इतना आ गया। देखो ये यहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला रीजन इसका बढ़ रहा है, ये इसका एरिया यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो सर्कुलर लूप के केस में है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। देखो एरिया यहां पर क्या हो रहा है, पहले उस पे एरिया कुछ यहां पर आया और जब दूसरा वाला सेकंड की बात हुई, मतलब अगली पोजीशन पर जब हमने इसको देखा तो उतना ही एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसे कर्व्ड यहां पर है, यहां पर एक सर्कल है ना, तो इसके अगर हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े यहां पर देखें तो देखो ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये वाला हिस्सा और बड़ा है, इसका ये वाला एरिया, ये एरिया छोटा है, ये वाला एरिया और छोटा है। जबकि यहां पर देखो अगर हम इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला एरिया इसके बराबर है, ये वाला एरिया इसके बराबर है, इसी तरीके से ये वाला एरिया इसके बराबर है। जबकि जब हम इस सर्कल को डिवाइड करते हैं उन्हीं लाइंस का यूज करके ऐसे 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 ऐसे, तो ये देखो एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया और ज्यादा है, फिर ये कम हो गया, फिर कम हो गया, ये कम हो गया। तो वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट है, बट एरिया के चेंज होने का जो रेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट रेट से एरिया चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो भी अलग टाइम पर अलग अलग होगी। जबकि इस रेक्टेंगुलर वाले पे जो हमारा एरिया होगा वो कैसा होगा, एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होगा, dA/dt एक कांस्टेंट रेट से, क्योंकि हर बार इस पे सेम एरिया बाहर निकल रहा है, जबकि इस पे डिफरेंट एरिया बाहर आ रहा है।
तो यहां पर जो रेट है वो डिफरेंट है एरिया की चेंज होने का, और यहां पर पहले वाले में जो रेट है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, जबकि इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। इस पे कांस्टेंट ये नहीं होगा, ये वेरी करेगा, पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा। क्लियर? तो ये चीज हमने पढ़ी कि कैसे इस पे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके जो आगे के एग्जांपल्स है, जैसे कि ये सी वाला और डी वाला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे हमारा लेंज लॉ एप्लीकेबल है, कहां हम लोग का करंट इंड्यूस होगा, कहां नहीं होगा, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे जैसे कि मैंने बताया कि इनको पढ़ेंगे और जो आगे की चीजें उनको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।